आइए हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का चैप्टर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। एनपीओ मीन्स ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। हॉस्पिटल्स, चर्च, मंदिर, मस्जिद, स्कूल। अब हम देखते हैं हमारा मोटिव क्या होता है। कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारा फर्स्ट मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट। इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इसका काम होता है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस मतलब ये समाज के लिए काम करता है, अपने मेंबर्स के लिए काम करता है। अगर हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, पीएल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। एनपीओ कहता है कि हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं तो हम ये सब अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो उस सिचुएशन में ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। अब हम इनके फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम जितने भी रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं और कैपिटल रिसिप्ट होते हैं उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, और जितने भी रिवेन्यू पेमेंट्स होते हैं और कैपिटल पेमेंट्स होते हैं उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कैश बुक के बारे में। जिस तरह से कैश बुक बनाया जाता है कैश सिस्टम को लेकर के, मतलब जो भी चीज़ आ रहा है वो पिछले साल का है या अगले साल का है ये मायने नहीं रखता है। वो अगर पैसा मिल रहा है, जो भी पैसा मिल रहा है उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। ये कैश सिस्टम पे काम करता है। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखिए ये चैप्टर के बारे में बोला जाता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी ईजी है अगर हम इसको सही तरीके से समझ लें तो। अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम बनाए हुए हैं इसी के आधार पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। जितने भी हमारे रिवेन्यू पेमेंट्स हैं वो एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएंगे, और जितने भी हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट है वो रिवेन्यू इनकम साइड में आ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जितना भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट है वो लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे, और जितना भी हमारा कैपिटल पेमेंट है वो एसेट साइड में आ जाएंगे। तो हम सिर्फ रिसिप्ट या पेमेंट अकाउंट बनाना सीख लेंगे तो ईजिली हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं। अब देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। सेम उसी सिस्टम पे एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट बनाया जाता है, या इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है, तो ये एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। अब हम इसमें जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या आइटम आएगा इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ये जो है टू बैलेंस बीडी से स्टार्ट होता है रिसिप्ट अकाउंट, और बाय बैलेंस सीडी पे समाप्त होता है कैश बैंक, जो भी हो। और रिसिप्ट साइड में जितने भी रिसिप्ट आइटम हैं वो आते हैं। अब पेमेंट साइड में जितना भी हम पेमेंट करते हैं, जो चीज़ भी वो सारा चीज़ आता है। तो हम ये अब आगे पढ़ते हैं कुछ, मतलब जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हम अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते थे तो हम देखते थे सैलरी, वेजेज, ये सब हम पेमेंट क्या करते थे, और रेंट रिसिप्ट्स, ये सब सारा चीज़ जो है जो भी रिसिप्ट आइटम आता था ये हम देखते थे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे रिसिप्ट पेमेंट साइड में आइटम आएंगे जिनके बारे में हम लोग पहले मतलब सुने नहीं हैं, मतलब उससे हम फैमिलियर नहीं हैं। तो कुछ ऐसे आइटम के बारे में पहले हम डिस्कस कर लें और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा हम वो देख लें, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी हम देख चुके हैं कि या तो रिवेन्यू नेचर का कोई भी आइटम होता है या तो कैपिटल नेचर का होता है। रिवेन्यू नेचर का होता है और रिसिप्ट साइड में अगर है तो इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा।
अगर रिवेन्यू नेचर का है और पेमेंट साइड में है तो एक्सपेंसेस साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अगर कैपिटल नेचर का है और रिसिप्ट है तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा, और अगर पेमेंट्स है तो एसेट साइड में जाएगा। अब हम और कोई भी आइटम, कोई भी मान लीजिए रिवेन्यू रिसिप्ट है या रिवेन्यू पेमेंट है, कैपिटल रिसिप्ट है या कैपिटल पेमेंट है, तो उसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये रिवेन्यू रिसिप्ट है या रिवेन्यू पेमेंट है, कैपिटल रिसिप्ट है या कैपिटल पेमेंट है। तो इसके लिए हम ये 4 पॉइंट हम दिए हैं यहाँ पे, उसको ध्यान में रख करके एक बार इसके बारे में सोचेंगे तो अपने आप मुझे पता चल जाएगा कि वो आइटम कौन से नेचर का है, रिवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। अगर वो अमाउंट फर्स्ट पॉइंट में जो बात कर रहे हैं हम, रेकरिंग नेचर और नॉन रेकरिंग नेचर। रेकरिंग नेचर इधर रिवेन्यू साइड में भी है और कैपिटल साइड में भी है। नॉन रेकरिंग नेचर, अगर रेकरिंग नेचर क्या होता है, रेकरिंग नेचर जो साल में बार बार होता है। मान लीजिए हम रेंट पेड करते हैं तो मंथली बेस पे रेंट पेड करते हैं तो वो साल में हर एक महीने में होता है। अगर वही हम कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं तो वो नॉन रेकरिंग नेचर का हो गया, वो हमारा एसेट हो गया। पेमेंट करते हैं तो वो एसेट साइड में बैलेंस शीट में चला जाएगा। अगर रेकरिंग नेचर का है, अगर हम रेंट पे करते हैं तो हमारा एक्सपेंसेस हो गया वो, तो एक्सपेंसेस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा वो। अमाउंट देखते हैं, कोई भी अमाउंट दिया हुआ है तो उसका अमाउंट क्या है, छोटा अमाउंट है या बड़ा अमाउंट है। अगर छोटा अमाउंट है तो हम उसको रिवेन्यू नेचर का ट्रीट करेंगे और बड़ा अमाउंट है तो कैपिटल नेचर का ट्रीट करेंगे। रिसिप्ट, अगर कोई कुछ मुझे मिल रहा है, रिसिप्ट अगर जनरल पर्पस के लिए मिल रहा है, हम उस पैसे का कोई बाउंडेशन नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस पैसे का हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई चीज़ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सपेंसेस उस आइटम, उस रिसिप्ट से हम पे कर सकते हैं। लेकिन वही रिसिप्ट जो है स्पेसिफिक पर्पस का है तो उसमें बाउंडेशन है, ठीक है। कोई भी काम जिस पर्पस के लिए वो पैसा अगर मुझे मिला है उसी पर्पस को पूरा करना है उस अमाउंट से, इसलिए उसमें बाउंडेशन है तो उसे हम कैपिटल नेचर का मान लेंगे। अगर बाउंडेशन नहीं है और कोई रिसिप्ट मिला है तो उसे हम रिवेन्यू नेचर का मान लेंगे। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर। अब कोई भी हम खर्चा जो करते हैं, जैसे कि मैं अभी पिछले उदाहरण में लिया हूँ रेंट पेड। रेंट पेड अगर करते हैं इसी साल का पे करते हैं, ठीक है, जिस साल का हम अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं उसी साल अगर हम पेड करते हैं तो वो मेरा एक्सपेंसेस हो जाएगा और एक्सपेंडिचर साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। वही अगर हम नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम रेंट पे करते हैं तो हमारा एसेट हो जाएगा, उसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तो कैपिटल बैलेंस शीट में वो एसेट साइड में वो रेंट दिखेगा। कुछ आइटम हैं जिसके बारे में हम फैमिलियर नहीं है, उसके बारे में हम इससे पहले नाम नहीं सुने हैं, ठीक है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन हो गया। ये सब आइटम जो है एनपीओ में ही खासकर मुझे हम लोगों को देखने को मिलता है। सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, इंट्रेंस फी हो गया, लेजेसी हो गया, लाइफ मेंबरशिप फी हो गया, इंडोमेंट फंड हो गया। अब इस चीज़ों के बारे में हम एक बार जानते हैं। सब्सक्रिप्शन, चंदा, कोई भी एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए चंदे की ज़रूरत पड़ती है। अब सब्सक्रिप्शन अगर मुझे कोई चंदा देता है, अगर जनरल पर्पस के लिए देता है, हम उस चंदे का कुछ भी कर सकते हैं तो वो रिवेन्यू नेचर का हो गया, वो इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। अगर उसी में कुछ बाउंडेशन कोई चंदा मुझे दे रहा है और बोल रहा है कि अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए कोई देता है, बोलता है इस स्कूल में एक आप लाइब्रेरी बना लीजिएगा, उसके लिए मैं ये 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो उस पैसे, वो पैसा जो हो गया कैपिटल नेचर का हो गया, उससे हम लाइब्रेरी ही बना सकते हैं, ठीक है, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो वो कैपिटल नेचर का हो गया। वो जो है बैलेंस शीट में रिसिप्ट है, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में उसे मुझे दिखाना पड़ेगा उस सब्सक्रिप्शन को। ऐसे ही डोनेशन देखेंगे कौन से पर्पस के लिए है, जनरल पर्पस के लिए या है स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे सब्सक्रिप्शन का मैंने बताया है, ऐसे ही डोनेशन का भी। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आ जाएगा, अगर जनरल पर्पस के लिए है तो रिसिप्ट साइड में, इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं इंट्रेंस फी। देखिए इंट्रेंस फी जो है बार बार साल में काफ़ी लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बार बार देना पड़ता है, कोई भी रेकरिंग नेचर का है, ये हर एक साल होता है, तो इसको जो है हम रिवेन्यू नेचर का मानते हैं और इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। ऐसे ही
लेजेसी क्या होता है? कोई मरने के बाद अपने वसीयत में जो है वसीयत किसी एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को 2 लाख रुपए या अपना वसीयत के अनुसार विल जो लिखता है वो सारा ट्रांसफ़र कर देता है, दे देता है पैसा वगैरह वसीयत में, तो वो कैपिटल नेचर का होगा, क्योंकि वो बार बार तो मरेगा नहीं, ठीक है। तो कैपिटल नेचर का हो गया तो वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट में। लाइफ मेंबरशिप फी एक ही बार पेमेंट करता है लोग, ठीक है, तो वो भी है, रिसिप्ट होगा, वो कैपिटल नेचर का है, तो ये भी लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आ जाएगा। इंडोमेंट फंड मान लीजिए कोई बड़ा अमाउंट, बल्क अमाउंट मुझे देता है, जैसे कि 2 लाख रुपए कोई मुझे दिया, एनपीओ को दिया, तो 2 लाख रुपए लेकर के वो जो कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, वो मान लीजिए डिवेंचर खरीद सकता है, शेयर ले सकता है या बैंक में रख सकता है, तो वो अमाउंट भी कैपिटल नेचर का हो गया, वो जो है लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आ जाएगा। और आगे हम देखते हैं कुछ आइटम्स के बारे में, जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का एक बार हम फॉर्मेट देखते हैं और उस फॉर्मेट से हम कोशिश करते हैं कि कौन सा आइटम बैलेंस शीट में और इनकम एक्सपेंडिचर में कहाँ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जब फॉर्मेट हम देख रहे हैं ऊपर, तो शुरू में जो है टू बैलेंस बीडी में कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, तो ये आइटम जो है ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड में। और उसके बाद देखते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट है। सब्सक्रिप्शन बात कर चुके हैं, सब्सक्रिप्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है। सब्सक्रिप्शन जो है रेकरिंग नेचर का है, तो इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। जनरल डोनेशन जो है कोई इसमें पर्पस नहीं जुड़ा हुआ है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, तो ये भी इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। ऐसे इंट्रेंस फी है, तो इसमें भी कोई एक पर्पस नहीं जुड़ा हुआ है, रिवेन्यू रिसिप्ट है, रिवेन्यू साइड में है, तो इनकम साइड में आ जाएगा। ऐसे ही हैं सेल ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पेरियोडिकल्स, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी, प्रोसीड्स फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, प्रोसीड्स फ्रॉम लेक्चर्स, इंटरटेनमेंट्स, रिसिप्ट फ्रॉम शो, कंसर्ट्स, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब देखिए, कोई भी आदमी मुझे दिया हुआ है, मान लीजिए इंडोमेंट फंड का ही हम उदाहरण ले सकते हैं। अगर इंडोमेंट फंड को हम इन्वेस्ट कर चुके हैं बैंक में, उससे अगर कोई मुझे इंटरेस्ट आता है, तो हम ये रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे और ये इनकम हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉकर्स रेंट, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ ग्रास, ग्रांट्स इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट, मिसलिनियस रिसिप्ट। ये जो रिवेन्यू रिसिप्ट में जो जितने भी आइटम हैं, वो सारा का सारा इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। और देखिएगा तो अगर इस सारा जो नेचर हम बताए हुए हैं, 4 पॉइंट बताए हुए हैं, कि 4 पॉइंट के बारे में सोचिएगा, इनमें से कुछ पॉइंट इससे मिलता जुलता रहेगा, अप्लाई करेंगे इस पर रूल तो अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कैपिटल रिसिप्ट हैं। कैपिटल रिसिप्ट जो हैं, जैसे कि स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन। अब डोनेशन ऊपर हम देखें रिवेन्यू रिसिप्ट था, इसमें पर्पस जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आ जाएगा। लेजेसी हो गया, ये भी हमारा लेजेसी के बारे में बात कर चुके हैं हम, क्या होता है, ये भी जो है लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आ जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आ जाएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी हमारा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आ जाएगा। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आ जाएगा। इंडोमेंट फंड्स, ये भी हमारा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आ जाएगा। सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ये भी हमारा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आ जाएगा। जितना भी कैपिटल रिसिप्ट हैं हम बात कर चुके हैं, जितना भी कैपिटल रिसिप्ट हैं वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट में। अब हम देखते हैं, अब कैश का अगर निगेटिव बैलेंस है तो बाय बैलेंस सीडी करके यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। ऐसे नॉर्मली जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में माइनस में, या बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस में ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस नहीं होता है। अगर होता है तो किसी क्वेश्चन में, तो ये हम बाय बैलेंस सीडी करके दिखाएंगे, ये भी ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। अब रिवेन्यू पेमेंट्स, ये रिवेन्यू पेमेंट जितने भी हैं सारा का सारा जो है एक एक्सपेंडिचर साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। एक एक करके एक बार हम देख लेते हैं। और इसका सैलरीज एंड वेजेज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ऑडिट फी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है?
इसके बारे में एक बार हम जिक्र कर लेते हैं। ऑनरेरियम, मान लीजिए एक स्कूल चल रहा है, स्कूल में 50 टीचर हैं, ठीक है, लेकिन कुछ टीचर अब्सेंट रहते हैं। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, मान लीजिए कॉमर्स का ही टीचर अवेलेबल नहीं है, जितने भी 3 टीचर हैं तीनों टीचर अवेलेबल नहीं हैं। अगर किसी गेस्ट टीचर को बुलाया जाता है, ठीक है, वो उस टीचर के जगह पे लेक्चर देते हैं, तो उनको सैलरी नहीं मिलता है, एक मानदेय, ऑनरेरियम का हिंदी में मानदेय कहते हैं। तो उसको एक जो जितने दिन वो 4 दिन 5 दिन का जो है ऑनरेरियम उन्हें पे किया जाता है। तो ये भी है जो रिवेन्यू पेमेंट्स हो गया। तो ये एक्सपेंडिचर साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। अब पोस्टेज एंड कोरियर, एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन, रिपेयर्स एंड रेन्यूअल्स, अपकीप ऑफ ग्राउंड, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, गार्डनिंग, कॉन्वेंस, बैंक चार्जेज, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, म्यूनिसिपल टैक्सेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पेरिडिकल्स, बार एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये सारा का सारा जो रिवेन्यू पेमेंट किए हैं ये एक्सपेंडिचर साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। और कैपिटल पेमेंट, जो भी कैपिटल पेमेंट हो रहा है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ बुक्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, प्राइज फंड, इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा जो है एसेट साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट में। और बाय बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक।